नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने बिहार स्पेशल की क्लासेस जैसे इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने पार्ट 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने लगभग 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इसके साथ ही साथ ये आज का भाग जो लास्ट पार्ट 3 होगा, उसके द्वारा हम बिहार के कुछ अति महत्वपूर्ण अन्य हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बीपीएससी 71, इसके अलावा बिहार की जितनी अन्य परीक्षा हैं जैसे बिहार की पुलिस हुआ या बिहार टीचर भर्ती हुआ, उन सभी में बिहार के इतिहास के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के संबंध में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हिस्ट्री के बाद हम लोग बिहार का अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीति विज्ञान, बिहार की राजनीति, बिहार का अर्थशास्त्र, इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए आज हम अपने इतिहास खंड का तीसरा भाग और अंतिम भाग के रूप में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 46 की तरफ, सवाल नंबर 46 यानी 46 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 46 सवाल नंबर क्या कहता है। सवाल नंबर 46 कहता है कि हदैक वंश कि किस शासक ने अंग को जीत कर मगध में मिलाया। आप सवाल समझ रहे होंगे कि हदैक वंश के किस शासक ने अंग को जीतकर मगध में मिलाया। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उदयन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग। चलिए इसका सही उत्तर आपको दिखाई पड़ेगा बिंबिसार, यानी राजा बिंबिसार के द्वारा अंग को जीतकर मगध में मिला दिया गया। हम देखते हैं हदैक वंश में जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उसका? बिंबिसार। उसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था अजात शत्रु। तीसरा राजा हुआ उदयन। ठीक है। इस हदैक वंश को हम लोग पितृहंसा वंश भी कहते हैं। पितृहंसा वंश। पितृहंसा वंश का कारण है कि इनके द्वारा इनके जो बेटे थे इन्होंने अपने पिता की हत्या की गई थी। जैसे बिंबिसार का बेटा उदयन था और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको पढ़ा दी। अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में कुछ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि बिंबिसार ने 1544 से 492 ईसा पूर्व हदैक वंश का संस्थापक था। उसने साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में वैवाहिक संबंधों और विजयों का सहारा लिया। ठीक है। अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त, क्या नाम इसका? ब्रह्मदत्त। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग की राजधानी चंपा थी। चलिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपको पढ़ा दी है। एक चीज और पढ़ लेना है कि अंग की जो कैपिटल थी वो थी चंपा। ठीक है, याद हुआ आपको? चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। आज का सवाल नंबर 47, टोटल 47। आज का दूसरा सवाल कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? दाई मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट कौन सी लिपि लिखी जाती थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, ब्राह्मी, खगोष्ठी, शारदा और नंदी नागरी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोष्ठी। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। खगोष्ठी लिपि प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, याद कर लेना है, दाई से बाई ओर, कंफ्यूजन ना हो, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यह मुख्य रूप से गांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। अशोक के कुछ अभिलेख थे तो खरोष्ठी लिपि में पाए गए, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख थे उन पे जो लिपि लिखी है अशोक के अभिलेख पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लिपि लिखी है अभिलेख पर लिपि, तो कौन सी बच्चों? खरोष्ठी। ऐसे उसका उदाहरण है मानसेहरा अभिलेख। मानसेहरा अभिलेख। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? चलिए सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल 48 नंबर टोटल। किस मुगल शासक ने सिखों के पांचवें गुरु अंगद देव को मृत्युदंड दिया? ठीक है, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। पांचवें गुरु कौन थे?
गुरु अर्जुन देव। हम देखते हैं सिख वंश की स्थापना, सिख साम्राज्य के पहले गुरु थे, उनका नाम था गुरु नानक। ठीक है, सेकेंड थे गुरु अंगद। ठीक है, और पांचवें थे गुरु अर्जुन देव। तो इनको मिलिट्री की शिक्षा किसके द्वारा दी गई? तो मुगल बादशाह को आपके ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर आपके पास है जहांगीर। तो जहांगीर ने पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी थी। ठीक है, हम देखते हैं कि 1606 ईस्वी में मृत्युदंड की सजा दी थी। इसका मानना था, इसका कारण हम लोग देखते हैं, मुख्य कारण क्या था? गुरु अर्जुन देव द्वारा जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो, जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो। खुसरो को आशीर्वाद देना, उसका समर्थन करना, यह घटना औरंगजेब जहांगीर को पसंद नहीं आई और इसी क्रम में उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 कि दिल्ली सल्तनत से हम लोग बात करते हैं। तो पहला कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई कर को हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था, इसको लगाया? तो आपके ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान था जिसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया, इसने 300 से ज्यादा शहरों का निर्माण भी कराया। जैसे एक शहर नाम है फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, और कृषि को बढ़ावा मिला उसमें, सिंचाई करके उसमें क्या कहते थे? हक ए सर, जो 1/10 थी। ठीक है, अगर हम लोग फिरोज तुगलक के अन्य काम कौन से थे, तो उसमें दीवाने बंदगान, ये दासों से संबंध एक महत्वपूर्ण विभाग था, जिसको हम लोग दीवाने बंदगान कहते थे। इसके अलावा इसमें नया दीवाने खैरात। खैरात मतलब होता है दान देना। ये गरीब किसानों और जो अन्य लोग थे उनकी बेटियों की शादी के लिए इसके तहत दान वगैरह दिया जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो कौन सा राजा था जिसने सिंचाई कर तो हर के शब्द कहते हैं लगाया, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल मान लीजिए इससे आप लोग। सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके उत्तर हैं, सॉरी ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। तो पूछा गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल भी कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी जी, वो भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और यही बना था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ये पहला गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही था, याद कर लेना है बच्चों। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा यहाँ पे सही कर लेना है। फर्स्ट वायसराय, गवर्नर जनरल नहीं, फर्स्ट वायसराय तो 1858 के एक्ट के तहत आया था, वो कैनिंग बना था। ठीक है, कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया की, तो उसका नाम था लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक, ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
ठीक है, अब कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जो वायसराय था वो था कैनिंग, और गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड बैटन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 51 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, कह रहा है पूर्ण स्वराज, भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, कलकत्ता 1928, 1929 लाहौर, 1930 कराची, 1931 कराची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1929 लाहौर। ठीक है, 1929 लाहौर। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़े तो 1929 लाहौर का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। ये याद कर लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो इसी पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव के तहत इसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल नंबर 52 की तरफ। और सवाल नंबर 52 कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस आंदोलन या किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? ठीक है, दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे जुड़ी उपाधि, क्या नाम है उसका? नाइटहुड। ठीक है, एक ब्रिटिश यानी यूके थे, यूके के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण उपाधि थी, यूके ब्रिटेन के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण उपाधि, इसका नाम था नाइटहुड। हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन है आपका बंगाल का विभाजन, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम देखते हैं, अगर थोड़ा डिटेल देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड के संपर्क, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संपर्क में, तो हम दिखाई पड़ेगा कि 13 अप्रैल 1929 को, 13 अप्रैल 1919 को नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। ठीक है, इसका कारण यह था कि जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर, भारतीयों पर, यानी निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई गई, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्लियर हुआ आपको? ये रॉलेट एक्ट था, इसके तहत बिना किसी कार्यवाही के आपको जेल हो सकती थी, तलाशी ली जा सकती थी, ये सारे प्रोविजंस थे रॉलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसी का विरोध किया जा रहा था। और पंजाब की जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उनके बाकी कुछ स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उनको देश निकाला, यानी पंजाब से बाहर होने का आदेश दिया गया था, जिनमें एक मुख्य नेता सत्यपाल थे। ठीक है, इसी पक्ष में जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, केसरी 2 आपने मूवी देखी होगी, केसरी 2, केसरी 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बनाई गई एक मूवी है, आप जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 1, बिहार स्पेशल का अति महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सवाल नंबर 53 कहता है कि प्रारंभिक मगध की राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर और चंपा। आप लोग देखिए और बताइए क्या ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर, जिसे हम लोग गिरिब्रज भी कहते हैं। ठीक है, उसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। ठीक है, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था और ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की नई राजधानी बना दिया था। ठीक है बच्चों, पहले राजधानी कौन सी थी? पहले राजधानी थी राजगीर, जिसे बाद में उदयन ने चेंज करके क्या बना दी? पाटलिपुत्र।
ठीक है बच्चों, याद हुआ आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर। चलिए आपको बता दें, जो 5 पहाड़ियों के नाम है उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। मैं पहली पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी, दूसरी पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी, तीसरी स्वर्णगिरी, चौथी उदयगिरी और अंतिम का नाम है वैभवगिरी। ठीक है, याद हो गया होगा आपको बच्चों? हमने आपको बता दिया कि जो पहली प्रारंभिक राजधानी हमें दिखाई पड़ती है वो राजगीर दिखाई पड़ती है। बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। और जो राजगीर था वो 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण एक मजबूत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। तो वो 5 पहाड़ियों के नाम आपने आपको बता दिए हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, वैभगिरी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54 कह रहा है कि किस हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक, क्या नाम है बच्चों? कुणिक, कुणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा शिशुनाग वंश का, तो ये शिशुनाग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कह रहा है क्योंकि शिशुनाग ने हर्यक वंश का पूछा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी बाहर है। और आगे के सवाल के ऑप्शन देखिए आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि अजातशत्रु को हम लोग कुणिक के नाम से जानते थे। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देखें, व्याख्या देखें तो 492 से 460 ईसा पूर्व हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक था, इसका उपनाम कुणिक था। इसने अपना बिंबिसार की हत्या की। कुणिक को हम लोग पितृहंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पितृ। अजातशत्रु को हम लोग पितृहंता भी कहते हैं। अगर आ जाए कि पितृहंता किसे कहते हैं तो ऑप्शन तब भी होगा अजातशत्रु। और कुणिक आ जाए तो भी ऑप्शन क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय सेकेंड बौद्ध समिति, कौन सी बच्चों? सेकेंड बौद्ध समिति भी अजातशत्रु के समय बिहार में हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आपको उम्मीद है ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन, संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, समिति बोले संगति बोले बात एक ही है। चलिए हम लोग आपके ऑप्शन देखते हैं। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा बच्चों? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी, जो बाद में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगीर के बाद दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र ही बना था। तो हम लोग देखें तो राजगीर में पहली बौद्ध समिति हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कुंडनवन में हुई थी। चलिए आप लोगों को चारों को याद कर लीजिए। ठीक है, चारों को महत्वपूर्ण है और ये कई बार आपके सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको चारों समिति के स्थान, चारों समितियों के अध्यक्ष, चारों समितियों के राजा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, इससे आप कभी भी प्रश्न आपके सामने आए तो बिना किसी झिझक के एकदम सीधा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। अगर आपको अध्यक्षता के बारे में हम लोग देखें तो मुगली पित्त किस इसका अध्यक्ष था, और ये कहाँ हुई थी? अशोक के संरक्षण में हुई थी। राजा कौन था? अशोक। याद हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फैनसांग ने किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था? आपको मैं बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फैनसांग हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। भारत आया, ठीक है, और इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को में अध्ययन किया गया। यह हर्षवर्धन भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था, और इसी क्रम में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपको मैंने बताया था स्कंदगुप्त, नहीं, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है बच्चों, किसने बनवाया था? कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त फर्स्ट, गुप्त का शासक था कुमार गुप्त। इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था, और इसी में 7वीं शताब्दी में फैनसांग ने आके बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। सवाल नंबर 57 कहता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का शुभारंभ कब हुआ। नमक सत्याग्रह जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च से की गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को। अब इसके ऑप्शन अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1930, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1931, चौथा ऑप्शन है 12 मार्च 1930। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था और ये चंपारण और सारण मुख्यतः इसमें शामिल जिले थे। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर सदाकत आश्रम की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 कह रहा है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। ठीक है, और हम लोग अगर देखें जो दांडी मार्च था, जो हमने ऊपर बताया था, इसकी शुरुआत देखें तो वो 12 मार्च को 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और 15 अप्रैल को बिहार में चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दिखाई पड़ती है। आपका 58 सवाल नंबर, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शंस को। आपका ऑप्शन है पहला मजफूरुल हक, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। सही उत्तर आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसी क्रम में असहयोग आंदोलन के क्रम में सदाकत आश्रम की स्थापना पटना के दीघा में की गई थी। कहाँ की गई थी बच्चों, दीघा एक प्लेस है, वहां पर सदाकत आश्रम की स्थापना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन के उपलक्ष्य में ये की गई थी, उसी के द्वारा यहाँ से आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया था। आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था कहाँ से, सदाकत आश्रम से। ठीक है, यहाँ से एक मैगजीन भी निकाली गई थी, मदरलैंड पत्रिका, मदरलैंड पत्रिका प्रकाशन भी यहीं से होता था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 58 कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नव पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में देखते हैं। पाषाण काल को हम लोग देखते हैं 3 भागों में। पाषाण कौन सा, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नव पाषाण काल में बिहार में कौन से स्थान पर अवशेष मिले हैं। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, पटना, वैशाली, चिरांद यानी सारण जिला, और चौथा मुंगेर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद सारण। क्या हो जाएगा बच्चों, चिरांद सारण। ठीक है, तो हमको दिखाई पड़ता है कि चिरांद बिहार के सारण जिले में पड़ता है। तो यहाँ से हमें हड्डी के औजार और मिट्टी के बर्तन आदि हमें दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या दिखाई पड़ता है बच्चों, हड्डी के औजार और मिट्टी के बर्तन। बिहार में कौन सा स्थल है, चिरांद, किस जिला में है, सारण। क्लियर हुआ आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल जो कई बार विभिन्न वनडे एग्जामों में पूछा गया है। सवाल नंबर 60 कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया, यानी बोधगया नाम के स्थान पर महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बच्चों, और हम लोग देखें सारनाथ, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो फर्स्ट उपदेश दिया था, इसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहाँ दिया था बच्चों, सारनाथ में। आज वहां पे बना सारनाथ इंस्टीट्यूट, सारनाथ में किए है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी कई बार पूछा गया कौन सा वृक्ष था। तो उसका बच्चों वृक्ष का नाम क्या है, पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हुआ आप लोगों को। सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ उपदेश दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में।
ठीक है, और वैसे बोध गया। दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए आप लोगों को। चलिए सवाल नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 61 कहता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, क्या कहा है ऑप्शन कि तुर्क सत्ता का बिहार में वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग बताइए क्या उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, क्या सॉरी बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। अगर हम लोग बताएं जो बख्तियार खिलजी था ये ऐबक का सेनापति था, ऐबक का सेनापति था। हमने आपको पहली वाली सीरीज में मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाया था कि इसने नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, जितने भी महाविहार थे इस्लामी बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र जो बिहार में थे उन सभी को नष्ट किसने कर दिया था, बख्तियार खिलजी ने। क्लियर हुआ आपको। हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल और बिहार पर हमला कर तुर्क सत्ता की स्थापना करी। उसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए हम लोग सवाल नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से फरार हो गए थे। क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण जेपीएन को गिरफ्तार किया गया और उनको एक जेल में रखा गया था जहां से वो फरार हो गए थे। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं हजारीबाग सेंट्रल जेल, दूसरा पटना कैंप जेल, तीसरा बांकीपुर जेल, चौथा ऑप्शन है देवघर जेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हजारीबाग सेंट्रल जेल। ठीक है, ये लोग जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन, हाँ कौन सा दिन बच्चों, दिवाली याद कर लेना है। ये भी पूछा गया है बिहार ये बीपीएससी में पूछा हुआ एक सवाल है किस दिन वो जेल से फरार हो गए थे। वो कौन सा दिन था बच्चों, दिवाली का दिन। दो लोग कौन सी जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। फरार होकर उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया। इसके साथ साथ उन्होंने नेपाल में बच्चों आजाद दस्ता का गठन किया। क्या किया बच्चों, आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये वाला सवाल। चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 यानी 63 कहता है कि किस ग्रंथ में बिहार के लिए किराता शब्द, कह रहा है कि किराता शब्द बिहार के लिए किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द यूज किया गया उसको हम लोग कहते हैं किराता। ठीक है, और हम लोग अगर देखें अथर्ववेद, अथर्ववेद में हमें अंग व मगध का उल्लेख मिलता है। ये आपके विभिन्न परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी इसको पूछा गया है और कई बार विभिन्न परीक्षा में लगातार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में हमें अंग और मगध का उल्लेख मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा बच्चों, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब मुझे जाए किराता शब्द का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, आपका वही सवाल आ गया जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि आजाद दस्ता का गठन कहाँ हुआ। हमने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा नेपाल में। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में आजाद हिंद दस्ता का गठन किया, जिसका उद्देश्य गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना था। हमने आपको बताया था अभी कि जयप्रकाश नारायण जब जेल से फरार हो गए तो वो नेपाल में उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। किस दस्ते का गठन किया बच्चों, आजाद दस्ता। नाम याद कर लेना है, आजाद दस्ता। ठीक है, आजाद दस्ता। ठीक है, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65 कह रहा है कि मौर्य काल में सैनिक नामक अधिकारी का क्या कार्य था। सैनिक, तो कह रहा है कि सैनिक नाम का जो अधिकारी था मौर्य काल में वो क्या कौन सा काम करता था। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे कर संग्रह, न्याय, सेना का नेतृत्व और व्यापार। आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कर संग्रह। क्या हो जाएगा बच्चों, कर संग्रह। जो टैक्स कलेक्शन का कार्य था वो सैनिक नाम का अधिकारी किया करता था।
याद हुआ आपको? क्या काम था इसका? टैक्स कलेक्शन का काम मौर्य काल में सैनिक नाम के व्यापारी अधिकारी करते थे। कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, सैनिक लिखा है, हमको लगता है वो सेना का नेतृत्व करता है, सेना का अधिकारी होगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, याद कर लेना है आपको। एक टैक्स संग्रह का कार्य करता था। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 66 देखते हैं। सवाल नंबर 66 कहता है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह, बिहार स्पेशल के संबंध में ये एक सवाल एक रामबाण की तरह है, जो विभिन्न परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो आपके ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, चंपारण, दांडी, खेड़ा और बारदोली। तो सही उत्तर होगा जाएगा बच्चों चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में अपने पहला सत्याग्रह किया गया था। 3 कठिया पड़ता है, 3/20 हम लोग बोलते हैं 3 कठिया। 3 कठिया पड़ता है, यानी इसके 3 भाग पर नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, इसी उपलक्ष्य में राजकुमार शुक्ल, ये नाम बहुत याद कर लेना है आपको। अगर सवाल आता है कि किसने गांधी जी को चंपारण आंदोलन का निमंत्रण दिया था, उसका क्या नाम था बच्चों? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार में आए, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 67 को देखते हैं। सवाल नंबर 67 कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने 1920 में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पटना। यानी पटना में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कभी की थी बच्चों? पटना में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। ठीक है बच्चों, 1920 में पटना में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए, ये असहयोग आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के द्वारा पटना में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66 कहता है कि सोनपुर मेला किसके समय आयोजित किया गया था? सोनपुर मेला किसके समय आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन और शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा बच्चों? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय सोनपुर मेला, जो इसको हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हरिहर क्षेत्र मेला। क्लियर हुआ? हरिहर क्षेत्र मेला। ये मेला अगर पूछा जाए किस नदियों के संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला, जिसे हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हमने लोग हर्षवर्धन के समय दिखाई पड़ती है, और ये गंगा और गंडक के संगम पर, याद कर लेना है सारे सवालों को, गंगा और गंडक के संगम पर हरिहर हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। सवाल नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ, और 69 कह रहा है कि बिहार के किस नेता को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं? ठीक है, बिहार के किस नेता के हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं? ठीक है, और तो आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जयप्रकाश नारायण। मतलब ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं हम लोग एक बार। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, यानी
जो श्री कृष्ण सिंह थे उनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, अगर ऑप्शन ऑप्शन आ जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब भी आपका ऑप्शन यही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, मगध साम्राज्य कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, वो विश्व विजय पर निकला था, विश्व विजय पर निकला था कौन? सिकंदर महान। इस क्रम में उसने भारत पर आक्रमण भी किया, और उस समय उसके समकालीन राजा कौन था, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, गदानंद। तो हम लोग इस समय देखते हैं घानानंद। नंद वंश का शासक, नंद वंश का शासक का नाम था घानानंद, उसका शासन इस समय था, ये सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं कि सिकंदर अंतिम शासक घानानंद सिकंदर महान का समकालीन था, और सिकंदर महान घानानंद के विशाल साम्राज्य के डर से ब्यास नदी, याद कर लेना है बच्चों, कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगर सवाल आ जाए कि सिकंदर महान ने कहां से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो उसका नाम होगा ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और अंतिम शासक घानानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी बच्चे स्थापना की मौर्य वंश की, और इसमें सहायता किसने की थी? उसके गुरु कौटिल्य ने। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 71, कि बिहार के किस जिले से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों? हड़प्पा सभ्यता से। ये भारत में फर्स्ट नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता बच्चों? फर्स्ट नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बिहार में कहाँ से मिले इसके साक्ष्य? पटना, मुंगेर, नवादा और कोयनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोयनी। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विस्तार, जो पूर्वी विस्तार है, वो आलमगीर और उत्तर प्रदेश में है, मेरठ। तो ये सबसे पूर्वी बिंदु था यूपी का, मेरठ का आलमगीरपुर, क्योंकि यूपी के पूर्व में पड़ता है बिहार। इस क्रम में बिहार में कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया आपको सवाल? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बिहार में 68 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पढ़ा दिया था हमने, कुंवर सिंह। और ये कह रहा कि कहाँ से किया था, तो इसके ऑप्शन है आपके पटना, आरा, जगदीशपुर और गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 73 कह रहा है कि बिहार में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बिहार में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, स्वामी अद्वैतानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी शिवानंद। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद के द्वारा पटना में 1906 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पटना में 1906 में स्वामी शिवानंद के द्वारा की गई थी, बिहार में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो हम लोग आगे देखें कि भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो उसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, और बिहार में स्वामी शिवानंद के द्वारा 1906 पटना में स्थापना की गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 74,
बिहार में नोनिया विद्रोह किसके लिए हुआ था? सवाल में नोनिया विद्रोह किसके लिए हुआ था? आपके ऑप्शन है नमक उत्पादन, नील उत्पादन, शराब उत्पादन, सोडा उत्पादन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडा उत्पादन। यानी सोडा उत्पादन के क्रम में बिहार में हमें नोनिया विद्रोह दिखाई पड़ता है। 1770 से 1820 सोडा यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, हमको पता है कि बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सोडा व अफीम अफीम का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये भी सवाल आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, किस सवाल था कि सोडा उत्पादन का ईस्ट इंडिया कंपनी के समय महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र कौन था? इसका ऑप्शन था बिहार। तो इसी क्रम में सोडा उत्पादन के क्रम में बिहार में हमें नोनिया विद्रोह दिखाई पड़ता है। कौन सा विद्रोह बच्चों? नोनिया विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75 कहता है कि बिहार के किस जिले में तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था? तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस जिले में आंदोलन किया था? आपके ऑप्शन थे भागलपुर, दूसरा ऑप्शन मुंगेर, पटना और गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। यानी भागलपुर में तिलक मांझी के द्वारा 1784 में विद्रोह किया गया था। अगर हम लोग देखें तिलक मांझी के बारे में, तो फर्स्ट आदिवासी नेता थे, आदिवासी बिहार के नेता थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन या विद्रोह किया। क्लियर हुआ आपको? अगर आपको सवाल आ जाए कि कौन से फर्स्ट आदिवासी बिहारी नेता थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों तिलक मांझी। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? भागलपुर। 1784। या डेट भी याद कर लेनी है अगर क्रम में लगाने को आ जाए। 1784 में भागलपुर में तिलक मांझी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन या विद्रोह किया गया था। सवाल नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76 कहता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 1925। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1920। महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। इसका कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी असहयोग आंदोलन के समय कॉलेज और स्कूल का बहिष्कार किया गया। और स्वदेशी को बढ़ावा देने के क्रम में स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, इसी क्रम में बिहार में हम लोग बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को दिखाई पड़ती है। सवाल नंबर 77 कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? क्लियर हुआ आप लोगों को? आपके ऑप्शन है 1906, 1912, 1918, 1921। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1906। 1906 में पहला सत्र 1906 में पटना में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? पटना में आयोजित किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य बिहार के छात्रों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना। क्लियर हुआ आपको ये सवाल? सवाल नंबर हम लोग 78 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78 कहता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासक हुआ? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासक हुआ? ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश और सातवाहन वंश। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। यानी शुंग वंश के ने मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर शासन किया। यानी मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था उसका नाम था बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। इसी की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और इसी की शुंग के नाम पर इसने शुंग वंश की स्थापना की। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मौर्य काल के बाद मगध में शुंग वंश ने शासन किया। क्लियर हुआ आपको ये सवाल?
सवाल नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 79, मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? सवाल है आपका, मुंडेश्वरी देवी बिहार के किस जिले में मंदिर किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है पटना, गया, कैमूर, रोहतास। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कैमूर, यानी कैमूर जिले में मुंडेश्वरी देवी मंदिर स्थित है। ये सबसे भारत के प्राचीन मंदिर, हिंदू मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? सवाल नंबर 80 और ये अंतिम सवाल है। कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है यहाँ पे, आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण, राजनीतिक असंतोष और ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी। आर्थिक शोषण कैसे था? इनके द्वारा कर लगाया गया, टैक्स, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा थी, इससे किसानों का शोषण हुआ। धार्मिक भेदभाव कैसा था? इन्होंने हिंदू संपत्ति पर, उत्तराधिकार पर विभिन्न कानूनों का निर्माण किया। ठीक है, राजनीतिक असंतोष कैसे था? इन्होंने जमींदार को, राजा को बेदखल किया। इसका कह दिया बच्चों बेदखल किया। इसके अलावा अन्य भी कारण थे। अच्छा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हम लोगों ने आज 3 पार्ट में बिहार के इतिहास के लगभग महत्वपूर्ण 80 सवालों को कवर किया है, जो आपकी विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तीसरा पार्ट से शुरुआत किया है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, और अगले पार्ट 4 में हम लोग बिहार के भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।